menace not only to India, now it is a menace to the entire world. இந்துவாக இருக்கிற வரை சூத்திரன், சூத்திரனாக இருக்கிற வரை நீ விபச்சாரியின் மகன். हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। वंदे मातरम, जय मां भारती। आज हम आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री लेके आए हैं जिसमें 2014 से लेके 2024 तक के भारत की राजनीति को दिखाया गया है और साथ ही इसमें दिखाया गया है कि किस तरह बहुसंख्या होते हुए भी भारत में हिंदुओं को किस तरह अपमानित किया जाता रहा है और अब भारत के इन्हीं हिंदुओं ने, इन्हीं जनता ने इन्हें वापिस जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, जो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं। सनातन धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म जिसे सरेआम गालियां देने के बाद भी आप ना सिर्फ खुले घूम सकते हैं, बल्कि उसी सनातन धर्म को मानने वालों से करोड़ों वोट्स लेकर सत्ता के गलियारों में विराजमान भी हो सकते हैं। राजस्थान में दिन दहाड़े कन्हैया लाल का गला रेतने से लेकर उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को गाली देने तक इस देश में हिंदू रोज अपमानित हो रहा है और ये कोई आज की बात नहीं है, ये सब तो दशकों से हो रहा है। बहुसंख्या में होने के बावजूद भी हिंदू इस देश में पिछले 70 सालों से अपमानित हो रहा है और उसे अपमानित करने वाले उसी की गाड़ी कमाई से लाल बत्ती की गाड़ियों और आलीशान बंगलों में ऐश कर रहे हैं। वो हिंदू जो अपने देवी देवताओं, अपने भगवानों और अपनी आस्था पर रोज हमला होते हुए देख भी कुछ नहीं करता, उस हिंदू के ऊपर आज इनटॉलरेंट यानी असहिष्णु होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। और नुपुर शर्मा का फोटो शेयर करने जैसी मामूली सी बात पर एक व्यक्ति का गला रेत देने वाले धर्म के लोग विक्टिम यानी के पीड़ित हैं, दानव रूपी हिंदुओं के हाथों सताए हुए बेचारे हैं। ए राजा, स्टालिन, ओवैसी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को आज तक शायद ये लग रहा था कि वे हिंदुओं की आस्था को जब मन चाहे तब तार तार करते रहेंगे और वो चुपचाप तमाशा देखता रहेगा, और उनकी ये सोच कुछ हद तक ठीक भी है। अपने ही आक्रांताओं, लुटेरों और कातिलों को हीरो बता स्कूली किताब में उनका गुणगान करने वाले समुदाय से भला और क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। सनातन धर्म के किसी भी वेद, शास्त्र या उपनिषद में कहीं भी ये नहीं लिखा कि इसको उस बात पर मार दो, उसको इस बात पर मार दो, लेकिन इसका मतलब ये भी कतई नहीं है कि हिंदू कुछ नहीं कर सकता। वो अगर अपनी पर आ जाए तो स्टालिन जैसे नेताओं की राजनीति को चुनावी शैया पर लेटा उसका अंतिम संस्कार कर सकता है। वो अगर ठान ले तो इस देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार का नाम इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिटा सकता है। और 2023 में विधानसभा के चुनावी नतीजे इस बात का जीता जागता प्रमाण है। साथ ही ये इस बात का प्रमाण भी है कि 2014 में आई नरेंद्र मोदी नाम की वो सुनामी आज भी पूरे उफान पर है। ये नतीजे चीख चीख कर इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि आज 10 साल बाद भी मोदी की लहर के सामने गांधी और स्टालिन जैसे नेता एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकते। वोट्स के लिए सनातन धर्म को गाली देने से लेकर मुफ्त में बिजली पानी बांटने तक मोदी विरोधियों ने वो सब करके देख लिया जो कि वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये लोग मोदी और शाह के राजनीतिक चक्रव्यूह को भेदना तो दूर उसको चोट तक नहीं पहुंचा पाए। और इन लोगों के लिए बुरा समाचार ये है कि ये तो मात्र एक ट्रेलर था। इस देश का हिंदू असली पिक्चर तो इन्हें 2024 में दिखाएगा, और वो पिक्चर कॉमेडी या ड्रामा नहीं बल्कि हॉरर जॉनरा की होगी। लाल को मारने वाले लोग बीजेपी के लोग थे। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी, राजस्थान, कभी राजपूतों के राज में रही ये धरा आज हर 5 साल में अपना मुखिया बदल लेती है। चाहे 2008 में वसुंधरा राजे को हटा गहलोत को लाना हो, या 2013 में गहलोत को हटा दोबारा राजे को, और 2018 में एक बार फिर राजे को घर वापस भेज गहलोत को जिताना हो। थार के रेस से घिरा राज्य पिछले 25 वर्षों से केवल 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच झूला नहीं झूल रहा, बल्कि 2 नेताओं के बीच ढेकुल खेल रहा है। और शायद यही कारण था कि जब 2023 के चुनाव पास आए तो इलेक्शन एक्सपर्ट्स द्वारा इस बार बीजेपी को ही जीत का दावेदार माना जा रहा था। हिस्टोरिकल डेटा में साफ दिखाई दे रहा हार जीत का पैटर्न साफ दर्शा रहा था कि कम से कम राजस्थान में तो बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट था।
इस बार बीजेपी ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। उधर अशोक गहलोत को एक ऐसे मजबूत इनकम्बेंट के रूप में देखा जा रहा था जो राजस्थानी चुनावों के इस ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ने का मादा रखता है। कम से कम बीजेपी विरोधी धड़े तो खुलकर ऐसा दावा कर रहे थे कि इस बार राजस्थान का वोटर अपना ये व्यवहार जरूर बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब लाख रुपए का प्रश्न ये है कि आखिर क्यों? इसमें कोई दो राय नहीं है कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही महाभारत ने राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी महत्वाकांक्षाओं को अवश्य क्षति पहुंचाई है। खुद को पांडव की तरह देख रहे सचिन पायलट को 5 वर्षों से ये लग रहा था कि सीएम की कुर्सी के यथोचित उत्तराधिकारी तो वो ही थे। कौरव रूपी गहलोत ने उनसे उनका यह अधिकार छीन लिया और कांग्रेस में बैठे सोनिया, प्रियंका और राहुल जैसे गांधी धृतराष्ट्र बने तमाशा देखते रहे। इसी के चलते पायलट कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज हो गए और परिणाम स्वरूप राज्य के गूजर और बैकवर्ड वोटर का मोह भी कांग्रेस पार्टी से भंग हो गया। बची कुछ कसर राजकीय और स्थानीय स्तर पर चल रहे भ्रष्टाचार ने पूरी कर दी। लेकिन इन सब फैक्टर्स के बावजूद भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपने कब्जे वाली 63 सीट्स बीजेपी के हाथों गंवा देगी। लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। मुख्यमंत्री का चेहरा साफ ना होने के बावजूद भी बीजेपी जीत गई और एक मजबूत उम्मीदवार होने के बावजूद भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा कारण बना नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। सीमा पार से ट्रेनिंग लेकर आए और कांग्रेसी राज्य में खुले घूम रहे अतिवादियों द्वारा कन्हैया लाल की निर्मम हत्या किया जाना, ये एक ऐसी घटना थी जिसने राज्य के कुछ प्रतिशत हिंदू वोटर्स को जरूर बीजेपी की तरफ कर दिया होगा। लेकिन इस एक घटना को कांग्रेस की हार का एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता। जाति और धर्म से कहीं ज्यादा बीजेपी की जीत में इस बार राजस्थान की महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई है और इसका कारण है महिला वोटर्स में पीएम मोदी की एक अत्यंत पॉजिटिव इमेज। राज्य सरकार के मुकाबले केंद्र द्वारा चलाई गई वेलफेयर योजनाओं ने राजस्थानी महिलाओं के जीवन को कहीं ज्यादा आसान बनाया है। सस्ते गैस सिलेंडर्स और घर घर में शौचालय से लेकर गांव देहात में मकान बनवाने तक मोदी ने महिलाओं को सुरक्षित रखने का वचन भी दिया। एक वचन जिसमें राजस्थान की महिलाओं को सच्चाई और विश्वास की खनक सुनाई दी। अब चाहे मोदी किसी को भी राजस्थान का अगला सीएम क्यों ना चुने, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजस्थान के वोटर ने इस बार अपना वोट बीजेपी के स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को दिया है। – 2018-19 में हिंदी बेल्ट में हुए विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव से केवल 4 महीने पहले हुए थे। आज से ठीक 5 साल पहले दिसंबर 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अत्यंत आसानी से जीत प्राप्त करती है और इसके 4 महीने बाद यानी 2019 में इन्हीं 3 राज्यों की 65 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 62 सीटों के ऊपर विजय प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये कि बीजेपी के लिए विधानसभा में हार का मतलब लोकसभा में हार कतई नहीं है। लेकिन विधानसभा में एक तरफा जीत का मतलब ये जरूर है कि 2024 में भी लोग नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री निवास के गार्डन में योगा करते हुए देखना चाहते हैं। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के इन चुनावी नतीजों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, वो ये कि देश के वोटर्स के साथ मोदी का आकर्षण और जादुई कनेक्शन अभी भी उतना ही मजबूत है जितना 2014 में था। कम से कम हिंदी बेल्ट के लिए तो ये बात पूरी तरह सत्य है। बात जब मोदी और स्टेट इलेक्शंस की जाए तो दोनों के बीच संबंध किसी पहेली से कम नहीं है। 2018 के बाद से अब तक हुए विधानसभा चुनावों में वोटर्स ने कांग्रेस और स्थानीय पार्टियों को कई बार पूर्ण बहुमत से जिताया है और वो भी तब जब इन राज्यों में मोदी द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुनाव प्रचार किया गया था। इस देश के वोटर्स ने बार बार स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच के अंतर को समझा और उसे ध्यान में रखते हुए मतदान भी किया। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि वो 3 राज्य जिन्होंने 2018 में कांग्रेस को चुना था, इस बार उन्होंने उसे पूरी तरह नकार दिया। ऐसा हुआ क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व कबूतर की भांति अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। वेंकटेश प्रसाद जैसे एक पूर्व क्रिकेटर जिस बात को साफ साफ देख पा रहे हैं, उसे 53 वर्ष के युवा नेता राहुल गांधी अपनी रगों में राजनीतिक लहू बहने के बावजूद भी नहीं देख पा रहे। नरेंद्र मोदी नामक राजनीतिक तूफान को हराने के लिए जुलाई 2023 में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया ब्लॉक का निर्माण किया गया। 28 पार्टियों वाले इस ब्लॉक की प्रधानी कांग्रेस को सौंपी गई और इन 28 में से एक पार्टी तमिलनाडु की डीएमके भी थी।
डीएमके के सर्वा एम.के. स्टालिन के सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन इस समय तमिलनाडु के यूथ वेलफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। वो उदयनिधि स्टालिन एक दिन सोकर उठते हैं और सनातन धर्म के बारे में अपने उच्च विचार पूरी दुनिया के सामने प्रकट करने लगते हैं। நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது. अपने नाम के पीछे स्टालिन लगाने वाला एक आदमी, वो स्टालिन जो करोड़ों लोगों की मृत्यु के लिए सीधा जिम्मेदार था। उस स्टालिन को अपना आदर्श मानने वाला एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसे जानलेवा रोगों से करता है। दुनिया के सबसे पुराने धर्म को साफ करने की बात करता है और इसके बावजूद भी कुछ लोग नतीजे आने के बाद ईवीएम मशीन्स के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो ईवीएम जो कांग्रेस की जीत के समय तो बिल्कुल सही काम करती हैं, लेकिन बीजेपी की जीत के समय उनमें हैकिंग हो जाया करती है। उदयनिधि स्टालिन अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने सनातन धर्म के सफाई की बात की हो। उन्हीं की पार्टी के एक और बड़े नेता ए राजा भी हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत खुलेआम उजागर कर चुके हैं। எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுகையை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நாம் பார்க்கிறோம். इन तथाकथित सेक्युलर नेताओं के मुंह से अपने धर्म को अपमानित होते देख एक आम हिंदू ये तो जरूर सोचता होगा कि मेरे धर्म में आखिर ऐसी क्या बुराई है। इतिहास में ऐसा आखिर कब हुआ है जब जय श्री राम का नारा लगाते हुए किसी हिंदू ने उड़ते जहाज या दौड़ती ट्रेन को बारूद से उड़ा दिया हो। ऐसा आखिर कितनी बार हुआ है जब मुट्ठी भर जने उधारियों ने दूसरे देश में घुस निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया हो। ऐसा आखिर कब हुआ है जब भगवा उड़ने वाले साधुओं ने बच्चियों को स्कूल जाने से रोका हो या फिर स्कूल जाने का प्रयास करने पर उन्हें गोली मार दी हो। ऐसा आखिर कब हुआ है जब जय श्री राम को अपना आदर्श मानने वाले बंदूकधारी एक स्कूल में घुस गए हों और भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हुए उन्होंने स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चों के प्राण निगल लिए हों। ये सब आखिर कब हुआ है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आज एक प्रबंधित तरीके से सनातन धर्म का दानवीकरण क्यों किया जा रहा है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कांग्रेस के विरोधी तो विरोधी आज उसके अपने नेता भी पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इतनी सी बात राहुल गांधी जैसे फॉरेन एजुकेटेड नेता पूरे 20 साल राजनीति में बिताने के बाद भी नहीं समझ पाए। बीजेपी के ऊपर धर्म की राजनीति का आरोप लगाने वाले वो लिबरल्स जो राहुल गांधी को धर्मनिरपेक्षता का पोस्टर बॉय बनाना चाहते हैं, वो शायद ये भूल गए कि इस देश में धार्मिक राजनीति की शुरुआत और किसी ने नहीं बल्कि राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने ही की थी। सोते उठते खाते पीते सनातन धर्म को गाली देने वाले इन वामपंथियों से आम हिंदू आज कुछ आसान से प्रश्न पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि कर्नाटक में हुए 2022 के हिजाब विवाद में केवल हिंदू ही क्यों मारे जाते हैं? वेस्ट बंगाल में हर चुनाव के बाद प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से आखिर हिंदुओं को ही क्यों मारा जाता है? और एक नेता की फोटो शेयर करने पर आखिर एक हिंदू का सर ही क्यों उतारा जाता है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अब इस देश के आम हिंदू को थोड़ा विचलित कर रहे हैं। और यदि वोट्स के लिए सनातन धर्म के प्रति घृणा का प्रचार प्रसार ऐसे ही होता रहा तो वो दिन कतई दूर नहीं जब परिवारवाद के गर्भ से जन्मे इन किताबी वामपंथियों को अपनी राजनीतिक अर्थी उठाने के लिए पूरे देश में 4 कंधे तक नहीं मिल पाएंगे। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. वैसे भी यहाँ पर बात केवल धर्म की नहीं है। धर्म तो सिर्फ मन की भूख मिटाता है, पेट की नहीं। हिंदू प्रधान इस देश में रहकर हिंदुओं को ही गाली देने वाले मित्रों को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। उन्हें तो कांग्रेस और समाजवादियों से यह पूछना चाहिए कि आज से पहले कब ऐसा समय था जब उत्तर प्रदेश के हर गांव में 18 घंटे बिजली आया करती थी, जब सरकारी अस्पतालों में ब्लड टेस्ट और दवाइयों से लेकर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल मुफ्त में हुआ करते थे।
आज कांग्रेस की इतनी बुरी शीशा लहतर हो रही है और आगे भी होती रहेगी। आज नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एक ऐसी चीज इस देश की जनता को दी है जो कांग्रेस जैसी पार्टियां पूरे 50 वर्षों में भी नहीं दे पाई। होप, होप। इस देश के लोग जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, विरोधी चाहे कितना ही प्रोपेगेंडा क्यों ना चलाएं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी ईमानदार है। मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वादे नहीं बल्कि काम करके दिखाया है। वोट के बदले अपनी मूर्तियां नहीं बल्कि सड़कें बनाकर दिखाई हैं। और कोरोना काल के समय जब ये दुनिया तेजी से मौत के मुंह में जा रही थी, तब इस देश के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को राहत प्रदान करके दिखाई है। आज जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारत के लिए 2047 तक का प्लान बना चुकी है, वह इंडिया ब्लॉक की पार्टियां जाति के आधार पर जनगणना करवाने के लिए लड़ रही हैं। हिंदुओं को गाली दे उन्हीं से वोट्स मांग रही हैं और जब वोट्स नहीं मिल रहे तो उन्हें अनपढ़, जाहिल, गवार और गोमूत्र पीने वाला बता रही हैं। मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। प्रधानमंत्री से समय मांगा हम लोगों ने, यही जो कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना, तो इसी के लिए हम लोगों की मांग है और उसी के लिए अन्य पार्टी के लोग, सब लोगों की इच्छा वही थी, वही मिला करके सब लोग एक साथ उन्होंने समय दिया है। Power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. Gomutra states. Gomutra states. अपनी मोदी घृणा में इस देश के वामपंथी और वोक लिबरल्स आज इतने अंधे हो चुके हैं कि अपनी ही मातृभूमि को 2 टुकड़ों में तोड़ने की बातें कर रहे हैं। मोदी के तिबारा प्रधानमंत्री बनने की संभावना से लोग इतने ज्यादा बौखला चुके हैं कि दक्षिण भारत को एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग उठा रहे हैं। 2024 के मुहाने पर खड़े इस विश्व में जहां मोदी एक ग्लोबल ब्रांड, एक ग्लोबल नेता बन चुके हैं, वहीं कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां वर्ल्ड कप फाइनल के ऊपर अपनी राजनीति चमकाने जैसे भद्दे और बचकाने प्रयासों में लगी हुई हैं। और ऐसा करने के बाद भी उनके द्वारा इन चुनावी नतीजों के ऊपर आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। दो 2023 के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने एक बात तो पूरी तरह साफ कर दी है कि मोदी इज हियर टू स्टे और वो कहीं नहीं जाने वाले। अगर बीजेपी सभी राज्यों में हार भी जाती तो भी 2024 में मोदी का प्रधानमंत्री बनना निश्चित था। लेकिन अब जब बीजेपी इतने भारी बहुमत से 3 बड़े राज्यों में जीत गई है तो फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि 2024 में तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन साथ ही अब एक एक करके उन सभी राज्यों में बीजेपी की वापसी होगी जहां हिंदुओं से नफरत और घृणा करने वाले नेता राजगद्दी पर आसीन हैं। और तेलंगाना के नतीजे इस बात का शंखनाद कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई और इसी तरह की आगे डॉक्यूमेंट्री आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, कमेंट्स में जय मां भारती जरूर लिखिएगा।